नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में है हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ठीक है ना जी, आज जिसको हम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम या वन इलेक्ट्रॉन एटम्स भी बोलते हैं। तो ये आज हमें कवर करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एज वेल एज कंपिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है ना। यूपीएससी में काफ़ी पूछा जाता है, जो बच्चे फिजिक्स ऑप्शनल से करते हैं, है ना। जियो फिजिक्स के एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो ये है, काफ़ी लेंथी टॉपिक है। तो हम मोस्ट प्रोबेबली इसको 1, 2, 3 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। जनरली 2 पार्ट में कोशिश करूंगा कि कवर हो जाए। आज पार्ट फर्स्ट है, तो पार्ट फर्स्ट में आज हम क्या क्या करेंगे कवर। हाइड्रोजन एटम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, किस तरीके से उसका स्क्रोडिंजर इक्वेशन 3 पार्ट में टूटता है, एजिमुथल पार्ट, पोलर पार्ट, रेडियल पार्ट। ठीक है, और फिर हम उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे रेडियल इक्वेशन का, रेडियल पार्ट का, क्योंकि हम एजिमुथल पार्ट और पोलर पार्ट का सॉल्यूशन ऑलरेडी देख चुके हैं। एसिम्प्टोटिक बिहेवियर क्या होता है रेडियल वेव फंक्शन का, वो हम देखेंगे। एसिम्प्टोटिक बिहेवियर के बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है ना, किस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पावर सीरीज सॉल्यूशन फिर हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन सिस्टम है उसके लिए पावर सीरीज सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है ना, फिर वहाँ से टर्मिनेटिंग कंडीशन हम निकालेंगे, जो हमारे पास क्वांटाइजेशन कंडीशन निकल के आती है, और उस क्वांटाइजेशन कंडीशन की मदद से हम एनर्जी आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। ठीक है ना, तो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हमारा लास्ट टॉपिक होगा जो हमें करना है। और जो बाकी टॉपिक है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेडियल वेव फंक्शन हो गया। ठीक है ना, रेडियल वेव फंक्शन क्या होगा, या टोटल वेव फंक्शन हमारे पास हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वगैरह क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है ना, तो बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कंसीडर हाइड्रोजन लाइक एटम, या जिसको हम हाइड्रोजेनिक एटम भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है सिंपली, अब जैसे हाइड्रोजन में मेरे पास क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है। ठीक है ना, और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये सिस्टम होता है, समझ में आई बात। अब जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे लिथियम होता है ना। तो लिथियम के पास कितना एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का, 3, है ना। तो एटॉमिक नंबर तो इसका 3 है। तो यदि इसमें से आप दो इलेक्ट्रॉन दे दो, है ना, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, 2 पॉजिटिव। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है सिर्फ और सिर्फ, समझ में आई बात। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में है, और यहाँ क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, हाइड्रोजन लाइक हो गया, है ना। क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी तो ऐसे ही होता है, उसके एक सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये है, तो हाइड्रोजन लाइक एटम में जो न्यूक्लियस पर चार्ज हो गया कितना, Ze। अब जैसे न्यूक्लियस यहाँ पर लिथियम के लिए ना 3 प्रोटॉन होंगे लिथियम के पास, है ना। तो लिथियम का जो मास होगा न्यूक्लियस का, वो कितना होगा, ठीक है ना, उसमें मास ऑफ प्रोटॉन जुड़ जाएगा, है ना। समझ में आई बात, मतलब कहने का मतलब है चार्ज यदि मैं मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है वैसे, है ना, आप जानते हो। तो मतलब कहने का मतलब ये कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होगा हैवी होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। यदि मैं चार्ज की बात करूं तो हाइड्रोजन के केस में तो सिर्फ देखो एक ही प्रोटॉन होता है, तो एक ही चार्ज होगा, है ना, ये आएगा सिंपली। लिथियम के केस में न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होते हैं, 3, तो कितना हो जाएगा, 3 ही चार्ज हो जाएगा। समझ में आई बात। तो हाइड्रोजन लाइक एटम में जो न्यूक्लियस पर चार्ज होगा Ze हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन होगा जो सेल में रिवॉल्व करेगा। समझ में आया, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। ठीक है, तो जैसे आप एक सिंपल से सिस्टम आप देख सकते हो, समझ में आया। तो इसको हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जनरली हम इसको ऐसे बना सकते हैं। न्यूक्लियस हो गया, और ये चारों तरफ है ना, इस सेल में कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है ना, ये फाई हो गया, और ये डिस्टेंस, ये एंगल थीटा हो गया, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस r हो गया। समझ में आया। जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो किसके पोटेंशियल में रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के पोटेंशियल में रिवॉल्व कर रहा है ना। तो कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी होगा दोनों के बीच में। समझ में आई बात। तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये तो न्यूक्लियस पर चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया, -kZe²/r। ये सिंपल हमारे पास कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया मेरे पास, कूलम्ब कांस्टेंट हो गया। समझ में आई बात। तो जो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन होगी, है ना, तो रिलेटिव मोशन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में रिलेटिव मोशन ही तो हो रहा है, तो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या होगी, देखो -h²/2 म्यू, यही तो होगी सिंपल। म्यू यहाँ पर देखो क्या है, रिड्यूस्ड मास है, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, है ना, यही तो लिखूंगा स्क्रोडिंजर इक्वेशन। यहाँ हम क्या लिखते हैं, जनरली पोटेंशियल लिखते हैं, है ना। और ये मेरे पास वेव फंक्शन हो गया, ऐसे लिखते हैं। यहाँ प्लस होता है पोटेंशियल, और ये मेरे पास होता है ये। तो पोटेंशियल मेरे पास देखो नेगेटिव है, कितना, -kZe²/r। देखो यहाँ पर पोटेंशियल लिख दिया। ये वेव फंक्शन हो गया मेरे पास, ये एनर्जी होगी, वेव फंक्शन r, θ, φ।
ठीक है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखो क्या होगा, ये लैप्लासियन ऑपरेटर है तो लैप्लासियन ऑपरेटर का देखो मैंने सिंपल वैल्यू रख दिया है ना, समझ में आया। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में -h⁻² सिंपल है, ठीक है। वेव फंक्शन एज इट इज हो गया, -kz² मेरे पास पोटेंशियल हो गया और ये एनर्जी, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने इस तरीके से पहले भी इसको किया है। तो म्यू जैसे मैंने बताया हमारे पास क्या है, रिड्यूस्ड मास है ना। तो रिड्यूस्ड मास को हम जनरली देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस, है ना, ये ऐसे भी समझ में आई बात। ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, या मास ऑफ न्यूक्लियस जनरली होगा क्या, Z टाइम्स, है ना, ये मास ऑफ प्रोटॉन हम कह सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात, कोई डाउट है। तो रिड्यूस्ड मास हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और MP क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी 1, समझ में आया। तो हम जनरल केस में आपको करा रहा हूँ, है ना। हम जब जनरल केस करेंगे तो Z की वैल्यू 1 लेकर हम हाइड्रोजन का सिंपल केस निकाल सकते हैं। अब देखो जो पोटेंशियल है हमारे पास वो सिर्फ R पर डिपेंड करता है, तो जो वेव फंक्शन है ना उसको हम सेपरेट कर सकते हैं 3 पार्ट में। तो जो वेव फंक्शन होगा वो रेडियल पार्ट और ये एंगुलर पार्ट में सेपरेट हो जाएगा। ये प्रीवियस क्लास में आप लोग समझते आ रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं। इसको हम स्फेरिकल हार्मोनिक बोलते हैं या एंगुलर वेव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये रेडियल पार्ट हो गया, तो ये पोलर पार्ट है और ये एजिम्यूथल पार्ट है ना। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेव फंक्शन बोलते हैं या स्फेरिकल हार्मोनिक्स बोलते हैं। ये दोनों को हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। तो जब इस वेव फंक्शन को ना हम इस स्क्रोडिंजर इक्वेशन में लिखेंगे तो हमारे पास 3 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेगी। तो जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन होगी इट रिजल्ट्स इनटू 3 सेपरेट डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहला क्या होता है, फाई इक्वेशन यानी एजिम्यूथल इक्वेशन होता है, ठीक है, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पोलर इक्वेशन होता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड दैट थर्ड वन इज द रेडियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ये दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है ना वो जनरल होता है ना। ये किसी भी सिस्टम के लिए जनरली वैलिड रहेगा। अब बात करें रेडियल पार्ट का, तो रेडियल पार्ट में देखो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। तो हर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगा, तो इस वजह से ये हाइड्रोजन एटम के लिए या मान लीजिए कोई रिजिड रोटेटर है ना, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगा। तो रेडियल इक्वेशन भी क्या होगी, अलग अलग आएगी। तो मेन हमारा जो पॉइंट है वो रेडियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रेडियल इक्वेशन को सोल्व किया था और हमारे पास 1 डायमेंशनल रेडियल फॉर्म में हमने रेडियल इक्वेशन को सोल्व किया था। तो ये हमारे पास फॉर्म आई थी, ठीक है ना, यदि आपको ध्यान हो तो। ये स्क्रोडिंजर इक्वेशन ही तो है, समझ में। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यही तो था हमारे पास। स्क्रोडिंजर इक्वेशन को ऐसे ही तो लिखते हैं, है ना। या यू क्या है, रेडियल वेव फंक्शन है ना। तो ये 1 डायमेंशनल स्क्रोडिंजर इक्वेशन है, सिंपल। तो यहाँ पर देखो वी इफेक्टिव आपको दे दी, ध्यान हो तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या था। तो वी इफेक्टिव हमारे पास ये था, ठीक है, समझ में आई बात, दिस वन। तो हमें कुछ नहीं करना है, देखो वी का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो जब देखो यहाँ पे माइनस आएगा ना रखने पे तुम, लेकिन ऑलरेडी वी आर हमारे पास क्या है, -z² तो प्लस हो गया, और यहाँ माइनस आ जाएगा -LL/2 2μr² h², ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियल इक्वेशन है, इसी को हमको क्या करना है, सोल्व करना है। जहाँ पर यदि आपको ध्यान हो तो हमारे पास जो रेडियल वेव फंक्शन है और जो न्यू वेव फंक्शन है उनके बीच में ये रिलेशन है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये ध्यान रखना। तो यदि एग्जाम में आता है ना तो आपको डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करना है। कोई आप ये पार्ट करना है या ये पार्ट करना है वो चीज़ें नहीं करनी है, वो बहुत ज़्यादा लेंजी हो जाएगा और एग्जामिनर वो चीज़ें पूछता भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो तो ये जो रेडियल पार्ट को जैसे मैंने बताया सोल्व करना है, तो ये जो रेडियल पार्ट में जो टोटल एनर्जी है ना, यदि ग्रेटर देन 0 है तो इट कोरस्पॉन्ड्स टू द स्कैटरिंग स्टेट, या मैं कहूँ अनबाउंड स्टेट के लिए, है ना, समझ में आई बात। इलेक्ट्रॉन जो है बाउंड नहीं होता न्यूक्लियस के साथ और वो फ्रीली मूव करता है ड्यू टू द कोलम इंट्रैक्शन, ठीक है। यानी न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियस हो गया और चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन जनरली रिवॉल्व करता है, तो ये तो बाउंड स्टेट हो गई। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, लेकिन अनबाउंड स्टेट में क्या होगा, मान लो मेरे पास न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन है ना न्यूक्लियस के पास आया, स्कैटर हो गया, सपोज ऐसे चला गया, है ना, समझ में आई बात। तो जो स्कैटरिंग होगी वो जो होती है वो इसी अनबाउंड स्टेट होती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बंधकर नहीं रहता, और जो एनर्जी भी होगी वो हमारे पास क्या आती है, कंटिन्यूस एनर्जी का स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, समझ में आया। तो ये चीज़ हमारा, ये कंसर्न हमारा नहीं है, ये चीज़ हमें नहीं पढ़ना है, हमें बाउंड स्टेट पढ़ना है। हाइड्रोजन एटम जो होता है, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन एटम क्या होता है, बाउंड स्टेट होता है, इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना। तो एनर्जी कोरस्पॉन्ड्स टू बाउंड स्टेट्स व्हेन एनर्जी इज नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड विद इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द न्यूक्लियस, और जो एनर्जी स्पेक्ट्रम आएगा वो डिस्क्रीट आएगा, या कहने का मतलब है जो एनर्जी होगी वो क्वांटाइज्ड होगी, ठीक है ना। अब देखो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 स्कैटरिंग स्टेट या बाउंड स्टेट या अनबाउंड स्टेट कैसे होता है, ये आप यदि प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करते आ रहे होंगे तो आप समझ पाओगे। तो हमें बस हमारा मेन फोकस क्या है, बाउंड स्टेट करना है हमें,
ठीक है। तो सॉल्यूशन हम करेंगे रेडियल इक्वेशन फॉर हाइड्रोजेनिक एटम। तो ये हमारे पास रेडियल इक्वेशन है, हम जानते हैं, ठीक है। दिस वन इज द रेडियल इक्वेशन। देखो काफ़ी बुक्स में ना आपको ना इस फॉर्म में भी लिखा देखा मिलेगा, है ना, वो इस फॉर्म में भी सोल्व करते हैं, लेकिन मैंने ना आपको इस फॉर्म से फिर इस फॉर्म में वन डायमेंशनल फॉर्म में रेडियल इक्वेशन को ना तोड़ के बताया था। वो थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में होता है, उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको कराई थी, ठीक है ना। क्योंकि हमें कुछ चीज़ें छोड़नी नहीं है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये अप्रोच भी जो है ना सिंपलर अप्रोच है, आसान अप्रोच है, ठीक है। समझ में आई बात। तो चीज़ें आपको लग सकता है कि काफ़ी कम्बरसम है या लेंदी है, आप घबराने वाली बात नहीं है। आप कुछ नहीं करना, बस वीडियो को पॉज करना है और आप लिख सकते हो, राइट करो, है ना। हाथों से खुद से लिखोगे चीज़ों को तो आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे। तो देखो, तो जो रेडियल इक्वेशन हो गई हमारे पास से सिंपली, तो हम देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है, इस पार्ट को मैं उधर लेके चला गया, है ना। देखो तो ये प्लस है ना, तो देखो -2 म्यू अपॉन एच का टी स्क्वायर हो गया। ये अंदर जब मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो ये इधर आ जाएगा, है ना। और जब इधर जाएगा तो देखो 2 से 2 कट गया, म्यू से म्यू कट गया, आर बचेगा मेरे पास, एच का टी स्क्वायर, सेट का स्क्वायर कट गया, माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया, ये है ही कांस्टेंट। आप देखो 2 हो गया, रिड्यूस्ड मास हो गया, मास कांस्टेंट होगा, एनर्जी हमारे पास पर्टिकुलर स्टेट के लिए कांस्टेंट होगी, और ये तो कांस्टेंट है, ये समझ में आया। तो ये मेरे पास है, तो इसी को मैंने क्या मान लिया, अल्फा स्क्वायर मान लिया, ठीक है। अभी अल्फा क्यों माना, देखो देखो एनर्जी तो हमारे पास नेगेटिव आएगी, है ना। मैंने बता, क्योंकि बाउंड स्टेट पढ़ रहे हैं, एक नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो अल्फा का स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये जो अल्फा है ना एक तरीके से वेव नंबर की तरह ही तो है। देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, यदि आप ध्यान से देखो, अपॉन में 2 म्यू, यही तो है। ये मेरे पास ऊपर मोमेंटम हो गया, नीचे इंटू 2 इंटू मास हो गया, समझ में। अल्फा क्या है, वेव नंबर की तरह, के की तरह है। आप हम लिखते हैं ना एच का टी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2, यदि आपको ध्यान हो। मैंने यहाँ पे अल्फा देखो इसलिए ले लिया क्योंकि ऑलरेडी मैं के ऊपर ले चुका था, है ना, समझ में। हमने के ऊपर भी कॉलम कांस्टेंट के लिए लिखा था, नहीं तो आप के लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया। तो ये हमने देखो इसको अल्फा स्क्वायर मान लिया, तो समझ में आया मैंने इन चीज़ों को क्यों माना है ना। देखो यदि आप ध्यान से देखो ना, जब हम इस फॉर्म में मान के क्वेश्चंस करते हैं ना, मतलब इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो उसमें रैंडमली कुछ भी मान लिया जाता है। ये अप्रोच बहुत ज़्यादा सही है, इसमें चीज़ें समझ में आती है और रटना नहीं पड़ता, ठीक है। तो बाउंड स्टेट के लिए नेगेटिव है तो अल्फा रियल होगा, ये हमने जाना। तो ये बात ध्यान रखना, ये जो है ना हम इसी से हम एनर्जी निकालेंगे आगे चल के। हम जब अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे ना, अल्फा की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, समझ में। तो देखो अल्फा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर रख दिया, ये टर्म एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़, और कुछ नहीं किया, ठीक है। समझ में, अब बहुत ज़्यादा सिंपल है। अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जब कॉमन लूँगा तो यहाँ 1 बचेगा, अल्फा स्क्वायर नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, जब कॉमन लूँगा यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, है ना। आर स्क्वायर था तो अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, आर स्क्वायर होगा, सिंपल टर्म है। अब ध्यान से देखो दूसरा, यहाँ पे देखो कितना कम्बरसम चीज़ें हैं। इसको क्या मान लिया मैंने, कॉन्स्टेंट। अब देखो ध्यान से, देखो 2 म्यू जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच का टी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस टर्म को ना मैंने क्या किया, यहाँ यदि आप ध्यान से देखो, है ना, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच का टी स्क्वायर है ना, ये अल्फा इंटू में अल्फा आर लिख सकते हैं हम, है ना। तो देखो इस अल्फा आर को मैंने एक वेरिएबल मान लिया, अल्फा तो देखो कांस्टेंट है और एक आर एक वेरिएबल है, तो इस पूरे को ही एक वेरिएबल मान लेते हैं, एक डायमेंशनल वेरिएबल हो गया मेरे पास, है ना। समझ में आई बात, कोई डाउट है तो डायमेंशनल लेस वेरिएबल मान लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए। तो ये है, तो देखो आर वेरिएबल ही तो है, उसके साथ ही कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैंने इसको रो मान लिया, समझ में आई बात। तो ये रो ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अल्फा स्क्वायर आर है ना, तो अल्फा इंटू में आर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो आप गौर से देखो, देखो ये 1 हो गया यहाँ पे एज इट इज़, ठीक है, माइनस। अब ये टर्म क्या हो गया मेरे पास, अल्फा नोड हो गया, है ना। और नीचे क्या मान लिया मैंने, रो, क्योंकि देखो ये तो मैंने रो माना है ना, ये तो रो हो गया, और ये पूरी टर्म क्या हो गई, अल्फा नोड हो गई, तो अल्फा नोड अपॉन में रो, ये अल्फा नोड अपॉन में रो हो गया, ठीक है। अल्फा आर क्या मानना है हमने, रो मानना है, ये अल्फा स्क्वायर हो गया, ठीक है। कोई डाउट है, समझ में आई बात। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। अब बात करते हैं, अब ध्यान से देखो, अब हमने तो देखो आर में था हमारे पास, लेकिन हमने तो वेरिएबल रो लिया है, तो देखो अब कैसे करेंगे। तो देखो ड्यू बाई डी आर है, इसको बदलना है हमें रो में, है ना। तो आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन था, अब हमें रो के रेस्पेक्ट में करना है, तो देखो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, समझ में आई बात। और जब इसका डिफ्रेंशिएशन मैं करूँगा आर के रेस्पेक्ट में, तो देखो अल्फा आएगा, तो ये अल्फा ड्यू बाई डी रो, तो देखो ये आ गया, ठीक है ना, समझ में आई बात। इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, देखो 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया तो अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर यू डी रो स्क्वायर हो गया। तो देखो कुछ नहीं करना, देखो अल्फा स्क्वायर नीचे आ जाएगा ना, उसकी जगह सिंपली क्या है, डी स्क्वायर यू, और यही तो है। तो देखो इस पूरे की जगह उठा के देखो ये रख दिया, है ना, और
ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया एज इट इज। ठीक है, कोई डाउट है? कुछ भी टिपिकल नहीं है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये एग्जाम में ना 4 ऑप्शन देके ऑलरेडी आपसे पूछा गया भी है, तो ये इस बात का ध्यान रखना। आप ग्रिफिथ का बुक उठा के देख सकते हो, मैं जनरली उसी से करा रहा हूँ। ठीक है ना, आपको मिल जाएगा बुक में। अब एसिम्प्टोटिक बिहेवियर की यदि हम बात करें रेडियल वेव फंक्शन की, यानी जो आर का वैल्यू है ना, हमने तो रो क्या मानना है, अल्फा आर ही तो मानना है। तो या मैं कहूँ रो का आर का वैल्यू स्मॉल होगा या आर का वैल्यू लार्ज होगा, तो वेव फंक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है ना, वो हमें देखना है, तभी तो हम सोल्यूशन निकाल पाएंगे। हम जानते हैं ना कि हमारा वेव फंक्शन जो है वो कब, वेव फंक्शन क्या होता है, सोल्यूशन ही तो होता है ना। वेव फंक्शन क्या, सोल्यूशन है। रेडियल वेव फंक्शन क्या, सोल्यूशन है रेडियल इक्वेशन का। हम देखना चाहते हैं कि भाई आर की वैल्यू जब 0 होगी या आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, या मैं कहूँ रो की वैल्यू 0 हो या रो की वैल्यू इनफाइनाइट हो। बात तो एक ही है, क्योंकि रो इंटू अल्फा आर है कि वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होना चाहिए, फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हमें एनालाइज करना है बिहेवियर का। रेडियल वेव फंक्शन जो है ना हमारे पास, अब ये पहले तो ये था, अब की बार क्या है, ये है। तो एट लार्ज एंड स्मॉल वैल्यूज़ पर इसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन है हमारे पास, हम जानते हैं। तो यदि मैं रो की वैल्यू इन्फिनिटी पे एनालाइज करूँ, तो आप ध्यान से देखो गौर से, तो जब रो देखो, रो जब डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट होगा और यहाँ देखो इनफाइनाइट स्क्वायर, तो देखो 1/∞ टेंड्स टू 0 है ना। तो ये दोनों टर्म तो उड़ गई खत्म, टाटा बाय बाय। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? तो लार्ज रो पर जो टर्म होगी ना, ये दोनों ये नेग्लिजिबल हो जाएंगी कंपेयर टू द कांस्टेंट टर्म, है ना। तो देखो ये 1 ही तो बचेगा, तो यानी हमारे पास सिंपल देखो क्या बचा, ये तो है। समझ में आई बात? तो ये आ गया। ठीक है, कोई डाउट है? अब देखो उसका सोल्यूशन क्या होगा, देखो यहाँ क्या 1 ही तो है ना, रो 1 ही तो है ना सिंपली। तो देखो ये कुछ ऐसी इक्वेशन है, यदि मैं आपको ध्यान से बताऊं तो गौर से देखना, ये कुछ ऐसी इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन देखो क्या होता है। मान लो देखो सपोज यहाँ पे k² होता है, एज्यूम करो, तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू a, है ना, प्लस के kx प्लस b माइनस के kx होता है, ऐसा ही तो होता है। लेकिन यहाँ पर देखो 1 है ना, तो सोल्यूशन देखो इस केस में सोल्यूशन क्या होगा, है ना। तो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन क्या होगा, तो देखो एक बार रो का वैल्यू यहाँ 1 है ना, तो एक बार 1 पॉजिटिव ले लिया, है ना, और एक बार क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया 1, है ना। ये तो रो तो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे x वेरिएबल है। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, इसका सोल्यूशन आ गया। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ना। ऐसे आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में 2-2 3-3 लाइन वाले सोल्यूशन बहुत किए होंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के। अब देखो, अब जो हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन है फाइनाइट होना चाहिए, हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, है ना भाई। बाउंड स्टेट है ना, समझ में मैं क्या कह रहा हूँ भाई, बाउंड स्टेट है, तो बाउंड स्टेट में कुछ रीजन में वेव फंक्शन होगा, और जैसे इनफाइनाइट होगा, है ना, या माइनस इनफाइनाइट होगा, मतलब है ना। यहाँ पे तो देखो माइनस इन्फिनिटी का तो कोई चक्कर है नहीं, माइनस इन्फिनिटी तो लेंगे नहीं, क्योंकि आर का वैल्यू 0 to ∞ है, तो रो भी हमारे पास 0 to ∞ होगा। तो इन्फिनिट मतलब बाउंड स्टेट में तो वैलिड होगा, लेकिन जैसे रो का वैल्यू इनफाइनाइट जाएगा, भाई पार्टिकल तो यहाँ है, बाउंड है, वो तो एक रीजन में है, तो बहुत दूर जब वो होगा नहीं पार्टिकल, तो पार्टिकल नहीं होगा तो वेव फंक्शन 0 होना चाहिए। तो एट रो की वैल्यू इनफाइनाइट जब करेंगे, तो आप देखो ये वाली जो टर्म है ना, यहाँ जब e⁻ इनफाइनाइट करने पे वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि वैलिड नहीं है। वेव फंक्शन इनफाइनाइट होने का मतलब प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट हो जाना, तो हम इसको टर्म को रिजेक्ट कर देंगे। समझ में? ये टर्म गई, टाटा बाय बाय। हमारे पास देखो ये टर्म बचेगी बस। ठीक है, तो हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा वो e⁻ के रो होगा, एज रो टेंड्स टू इन्फिनिटी। समझ में? बात करते हैं बिहेवियर 0 पे। अब हमने इन्फिनिटी पे तो देख लिया, अब यदि हम 0 पे बिहेवियर को देखें, तो गौर से देखो हमारे पास यही तो टर्म है ना। तो अभी मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। देखो मान लो मेरे पास रो की वैल्यू टेंड्स टू 0, कहने का मतलब 0 के बहुत करीब। तो एक बार तो मेरे पास मान लो 0.1 है और एक 0.01 है ना, एक बार तो रो ये है। तो देखो यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये देखो और छोटी हो जाएगी, है ना। यदि वैल्यू 0 के करीब है तो उसका स्क्वायर करने पे वो और छोटी हो जाएगी। अब ये जैसे 0.01 है तो 0.0001 हो जाएगी, तो यानी स्क्वायर करने पे देखो और ज़्यादा छोटी हो गई, है ना। तो इसी तरीके से जब हम रो टेंड्स टू 0 करेंगे ना, समझ में आया, तो ये वाली टर्म जो है ये इसका स्क्वायर हो रहा है, तो 0 के करीब वैल्यू स्क्वायर करने पर वो और छोटी हो गई। समझ में आया? तो डिनोमिनेटर में तो वैल्यू छोटी आएगी नहीं आएगी छोटी, लेकिन ओवरऑल वैल्यू तो ज़्यादा होगी। जब डिनोमिनेटर में कम वैल्यू है तो पूरे की वैल्यू तो ज़्यादा आएगी, हम जानते हैं ये चीज़ तो बेसिक मैथमेटिक्स है। तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, समझ में आया? इसको ये नेगलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि देखो यहाँ तो स्क्वायर तो नहीं रहा, रो ही है ना। ऑलमोस्ट ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो 1 हमारे पास क्या बचेगा,
मतलब देखो ये दोनों जो होंगे अब ऑलमोस्ट सेम से आएंगे, कट जाएंगे, 1 - 1 0 बचेगा, बस ये वाली टर्म हमारे पास बचेगी ये। ठीक है, कोई डाउट है? तो ये जो होगा ना रो नोड ओपोन में रो ऑलमोस्ट 1 के आसपास आएगा, जो कट जाएगा, है ना। यहाँ ऑलरेडी 1 है तो ये टर्म हमारे पास बचेगी। तो स्मॉल रो पे ना ये वाली टर्म डोमिनेट करेगी, है ना। तो हमारे पास इक्वेशन अप्रोक्सीमेटली कितनी क्या आ गई, ये आ गई। अब हम इसको पावर लॉ से ट्राई करते हैं कि इसका सोल्यूशन है ना पावर सीरीज से निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको ना गोल्डन रूल बताता हूँ एक तरीके से, है ना। कहने का मतलब देखो मेरा ये है, जब भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस को जितना भी बड़े मैथमेटिशियन हुए, फिजिस्ट हुए, पास्ट में जितने भी हुए, या आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा, हमेशा पावर सीरीज से ही हम सोल्व करते हैं, है ना। समझ में? फिर हम उसमें कंडीशन लगाते हैं कि भाई पावर सीरीज तो इनफाइनाइट होती है, वो तो फाइनाइट होनी चाहिए। समझ में? तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व करें, तो हम ना मान लेते हैं हमारा जो वेव फंक्शन है वो लगभग क्या है, ये है। ठीक है, समझ में? रो की पावर ऐसी, यानी यहाँ पे कोई मतलब नंबर ही है एक तरीके से, ठीक है ना। यदि देखो कोई सिंपल ही ऐसे होता ना, ध्यान से देखो, आपको यदि विजुअलाइजेशन में कुछ दिक्कत हो रही होगी, मान लो ये इस फॉर्म में होता, मैंने ना ये ले लिया, ये हमारे पास x² हो गया, ये हो गया। तो मैं इसका ना सोल्यूशन ऐसे मैं इसका ऐसे सोल्यूशन मानता हूँ, मान लो x की पावर k है ना, k कोई नंबर हो गया, x की पावर k ले लिया मैंने, है ना भाई। y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर ना। जैसे जैसे हम y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे u किसके को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, रो के रेस्पेक्ट में, तो ये नंबर है कोई s, है ना। आप k भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपका मर्जी है, ठीक है ना। देखो उसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करूँ तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पर ये आ गया, फिर इसको दूसरी बार करो, s-1 आगे आ जाएगा, या s-2 हो गया, दूसरी बार डिफरेंशिएशन हो गया, उठा के यहाँ रख दो, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। ये तो बेसिक चीज़ें हम जानते हैं। अब देखो इसको जब उठा के हम यहाँ रखेंगे तो देखो s-1 रो s-2 रखा, है ना, समझ में? अप्रोक्सीमेट। अब देखो ये l+1 है, l+1 नीचे क्या है, रो, और ये मेरे पास रो s है, यही तो है। ये u का वैल्यू मैंने रख दिया। देखो जब ये ऊपर जाएगा तो s-2 हो गया, यहाँ हटा, ये इस टर्म गई, खत्म, टाटा बाय बाय। समझ में आया? तो मेरे पास क्या बचा, ये टर्म बचा, s-1 इज इक्वल टू l(l1). ठीक है, अब देखो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे सोल्व करेंगे। अब ठीक है, मुझे s का वैल्यू निकालना है, तो देखो s² - s, ठीक है ना, ये मेरे पास ये इज इक्वल टू 0। ये पावर है ना, ये मुझे देखना क्या आ रही है ना, ये पावर जो नंबर जो है ये, समझ में आया? तो एक तरीके से वेरिएबल हो गया नंबर तो हमारे लिए। तो सिंपल ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ पे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√b² - 4ac अपॉन में 2a। देखो b क्या है, -1 है, माइनस है ऑलरेडी है, तो देखो प्लस हो गया, +-1 √। देखो b² क्या है, 1 है मेरे पास, ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, -4, a का वैल्यू क्या है, 1 है, हो गया। c क्या है, -l+1 है, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये l+1l, ये आ गया मेरे पास। तो अंदर क्या बना ब्रैकेट में, 4l² प्लस के 4l+1 √ ये है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2l+1 ही तो लिख सकता हूँ, 2l+1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इस चीज़ को, √ से √ कट जाएगा सिंपली। तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 ± के 2l+1 अपॉन में 2। ठीक है, देखो प्लस लेंगे तो l+1 आएगा, माइनस लेंगे तो -l आएगा। तो मेरे पास जो जनरल सॉल्यूशन है कि 2 वैल्यू आ गई, है ना। तो देखो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यही तो हमने माना था, रो की पावर s। तो देखो एक बार तो l+1 ले लिया, c कांस्टेंट होगा कोई, और एक बार -l ले लिया, ठीक है। लेकिन यदि आप गौर से देखो, ये जो रो की पावर -l है ना, इसको मैं यदि रो की पावर l लिखूंगा, तो देखो जब मैं रो की वैल्यू टेंड्स टू 0 करूंगा, क्योंकि मैं सॉल्यूशन कब निकाल रहा हूँ, व्हेन रो टेंड्स टू 0, ठीक है ना, समझ में आई बात? क्योंकि इन्फिनिटी पे तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जब रो टेंड्स टू 0 करूंगा तो देखो टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हम रिजेक्ट कर देंगे इस वाली टर्म को, वेव फंक्शन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, तो ये टर्म बची, ठीक है, समझ में आया? तो मेरे पास ये आ गया, कोई डाउट है? तो हमने क्या देखा, यदि आपको ध्यान हो तो मेरे पास देखो ये टर्म आ रही थी इन्फिनिटी पे, है ना, और ये टर्म आ रही है टेंड्स टू 0 पे, यानी e⁻ कब आ रहा है, व्हेन रो टेंड्स टू इन्फिनिटी, और r l+1 कब आ रहा है, व्हेन रो टेंड्स टू 0। तो ये 2 सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं, एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन है ना, ये 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं वेव फंक्शन के, ठीक है, समझ में आया? अब देखो, बेस्ड ऑन द एसिम्प्टोटिक बिहेवियर एट स्मॉल एंड लार्ज रो, जो एग्जैक्ट फॉर्म होगा रेडियल वेव फंक्शन का, वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब मान लो मेरे पास एग्जैक्ट फॉर्म क्या होगा, देखो मैंने ना, देखो लार्ज वैल्यू पे भी जो है, देखो जब 0 था तो मैंने वो टर्म भी इंक्लूड कर ली,
है ना, इन्फिनिटी वाली टर्म भी मैंने इंक्लूड कर दी, और जगह भी तो वैलिड होना चाहिए। तो मान लेते हैं कोई फंक्शन है जो रो पर निर्भर करता है, जो ये है ना, समझ में। इसको मैंने एल से लिखा है। बाद में हम समझेंगे कि जो एल निकल कर आता, अब ये एल क्या हमें नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा। ये जो बाद में निकल के आता है ना, ये लोगरी पोलिनोमियल निकल के आता है, ठीक है ना, इसलिए उसको हम एल से लिखते हैं, समझ में आया, ठीक है, इसलिए यहाँ एल से लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा रेडियल वेव फंक्शन का, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये क्या सम फंक्शन है रो का जो हमें निकालना है, ठीक है, कोई डाउट है। अब इसको निकाले कैसे भाई, देखो ये तो एसिम्प्टोटिक बिहेवियर हो गए, जीरो और इन्फिनिटी पे वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये भी तो निकालना पड़ेगा ना, और मतलब इनफाइनाइट और जीरो के अलावा रो की और वैल्यू पर भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना वेव फंक्शन, तो वो ये हमें निकालना है। तो ये भी कैसे निकालेंगे, सिंपल है, इसको फिर से उठा के रेडियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख दो। तो हमारे पास रेडियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, यही तो थी, ठीक है। अब हम इसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है, ठीक है। कोई डाउट है कि एल का वैल्यू होगा क्या, एल है क्या एक्चुअली में, ठीक है, एल क्या शो कर रहा है, कोई डाउट है। अब देखो, तो सिंपली क्या करेंगे, हम कंप्यूट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ रो। तो देखो इसको जब हम एक बार डिफरेंशिएट कर, तो हमारे पास देखो ध्यान से देखना, ये तीन चीज़ें हैं इसमें, क्या है, तीन चीज़ें ये है। तो जब मैं इसका एक बार देखो यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन करके तो वैल्यू रखूंगा ना मैं इसकी इसमें, तो मैं क्या करना, एक बार जब पहली बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो तीन चीज़ें रो पर निर्भर कर रही हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, इन दोनों को एज इट इज रखूंगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, इसको एज इट इज रखूंगा, फिर जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा फिर इन दोनों का एज इट इज रखूंगा। ये बेसिक सा रूल मैथमेटिक्स में आप जानते होंगे। तो देखो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, देखो l+1 आ गया, -1 करेंगे तो रो टू द पावर ये बचेगा, तो ये दोनों टर्म एज इट इज, तो देखो ये दोनों टर्म एज इट इज, ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्या करना है, अब ये टर्म l+1 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो माइनस आ गया e⁻- के रो, एक्सपोनेंशियल का एज इट इज होता है, ये एज इट इज है ना, क्यों इसका करा है तो ये दोनों टर्म एज इट इज, तो देखो मेरे पास ये आ गया, समझ में आया। अब इन दोनों का एज इट इज रखो, देखो रो टू दी l+1 और e⁻ एज इट इज, अब इसका कर दिया डिफरेंशिएशन, ये आ गया, कोई डाउट है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है डिफरेंशिएशन, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब क्या करना है, देखो रो टू दी पावर l और e⁻, जो रो हमने कॉमन ले लिया, तो देखो जब ये टर्म कॉमन लोगे, ये वाली टर्म, तो देखो l+1 बचा और l बचा, है ना, यहाँ एक रो एक्स्ट्रा आ जाएगा, l आ गया, है ना। तो देखो l रो टू द पावर l कॉमन लेंगे तो यहाँ सिंपली क्या बचेगा, रो dl, ये आ गया, कोई डाउट है, समझ में आया। तो ये हो गया, हमको दूसरी बार डिफरेंशिएशन करना है ताकि यहाँ पे वैल्यू रख सके। तो देखो अब क्या करेंगे, ये भी वही है, देखो तीन फंक्शन है, 1 2 और एक ये ब्रैकेट में 3, है ना, ऐसे ही करना है। तो देखो सबसे पहले इसका करेंगे रो टू द पावर l का, तो देखो रो टू द पावर l का डिफरेंशिएशन क्या होगा, l आगे आ जाएगा और l-1, बाकी सब एज इट इज, देखो l रो टू द पावर l-1, देखो ये टर्म एज इट इज, ये जो पूरी है ना दो टर्म एज इट इज रख दी। अब बाद में क्या करना है, देखो e⁻ का क्या होगा, देखो माइनस आगे आ जाएगा और e⁻, देखो माइनस आगे आएगा e⁻, और ये पहली वाली टर्म और तीसरी टर्म एज इट इज, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों टर्म एज इट इज, देखो रो टू द पावर l और e⁻ एज इट इज हो गया। अब ये जो ब्रैकेट वाला है पूरा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, देखो l+1 कांस्टेंट है, l का करेंगे dl में d रो आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, माइनस रो l है, तो सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हमने रो का कर दिया, तो रो का 1 आएगा माइनस l एज इट इज। अब की बार देखो क्या किया, माइनस रो एज इट इज रखा, l का कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया, कोई डाउट है इस वाली टर्म का, ठीक है, ये ब्रैकेट में रखा, तो ये है, समझ में आया। अब देखो क्या करना है, कॉमन लेंगे, देखो ये वाली टर्म देखो ध्यान से, ये और ये वाली टर्म कॉमन है, उठा लो, ये उठा के सीधा देखो कॉमन ले लिया, ये यहाँ भी है तो ये कॉमन लिया, तो देखो जब यहाँ से कॉमन लेंगे, देखो e⁻ तो कॉमन आ गया, रो की पावर l भी कॉमन आ गया, लेकिन रो की पावर -1 अंदर लेके चला जाता हूँ मैं, और l भी, तो देखो ध्यान से l भी देखो यहाँ अंदर चला गया, रो टू द पावर -1 ये आ गया, ठीक है, कोई डाउट है, जब रूट अंदर जाएगा वो कट जाएगा, ये आ गया। अब देखो ये कॉमन लिया था ना, तो ये टर्म पूरी एज इट इज, देखो -l+1, ये माइनस अंदर जाके यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये टर्म एज इट इज, ये टर्म पूरी एज इट इज, ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज रख दी, क्योंकि ये कॉमन लिया था, ठीक है ना। तो देखो ये मैंने पूरा कॉमन लिया हुआ है यहाँ पे, कोई डाउट है, समझ में आया। अब क्या करना है, देखो हम l वाली टर्म एक साथ रखेंगे, फिर dl वाली टर्म एक साथ रखेंगे, और फिर डबल डिफरेंशिएशन वाली टर्म एक साथ रखेंगे। तो ऐसे ही किया है, तो देखो l है ना यहाँ, तो l+1 रो ये हो गया, l वाली टर्म है, माइनस l है, ये है ना, देखो माइनस l यहाँ भी -2l हो जाएगा, देखो और ये l वाली ये रो l, तो ये टर्म ही एज इट इज आ गया। तो देखो dl/dq माइनस, देखो माइनस रो dl/dq माइनस रो dl/dq, देखो 2 हो जाएगा,
समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट है? अच्छा, इसी तरीके से रो वाला हो गया, एल वाली टर्म भी 2 बार है ना, जैसे डी एल बाई डी एल ये है, ये भी 2 है, तो ये कॉमन रख ली, ये डबल डिफ्रेंशिएशन वाली एक ही टर्म है। ठीक है, मैंने बस एल वाली टर्म और इन तीनों टर्म को एक साथ किया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आ गई। अब क्या करना है, ये मेरे पास डबल डिफ्रेंशिएशन आ गया, इसको फर्दर सोल्व कर ही नहीं सकते, तो हम अपने जो एक्सप्रेशन था ना हमारे पास रेडियल इक्वेशन का, है ना, तो देखो डबल डिफ्रेंशिएशन निकाला है ना, तो यही तो थी रेडियल इक्वेशन हमारे पास, ये इसी में रखना है हमें, है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन था ये एज इट इज़ उठा के रख दिया, 1 रो प्लस रो, है ना, रो नोड प्लस रो, और यहाँ पर देखो ये जो वेव फंक्शन हमने माना था, ठीक है ना, ये वाला एज इट इज़ आ गया। कोई डाउट है? ठीक है, अब गौर से देखो, यदि आप देखो ध्यान से, e टू द पावर माइनस रो, e टू द पावर माइनस रो कट गया, है ना, रो टू द पावर एल है और यहाँ भी रो टू द पावर एल है, कट गया, लेकिन एक रो बचा, क्योंकि l+1 है ना, तो इसको मैं रो टू द पावर एल लिख सकता हूँ ऐसे, तो ये तो कट गया, एक रो बचा, वो अंदर गया, तो 1 में मल्टीप्लाई हो गया रो, जब अंदर जाएगा रो से रो कट जाएगा, रो नोड बचेगा, अंदर रो जाएगा तो एक स्क्वायर कट जाएगा, ये आएगा। कोई डाउट है? ये टर्म कुछ नहीं किया, एज इट इज़ उठा के रख दिया हमने। आगे देखो, अब रीअरेंज करना है ना, अब रीअरेंज देखो कैसे करना है, देखो ये एल जब इधर जाएगा तो रो एल है, यहाँ भी रो एल है, गया, कट गया। ठीक है, समझ में आई बात? कोई डाउट है? अब देखो और बाकी टर्म का देखो क्या है, l+1 रो एल, देखो l+1 रो एल, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी कट गई, तो देखो एक तो मेरे पास ये बची, तो देखो ये यहाँ पे लिखा, ये वाली टर्म पूरी की पूरी उठा के ये रख दी, है ना, समझ में आया? देखो ये हमारे पास जो है रो नोड है, ठीक है ना, तो रो नोड हमने देखो, सॉरी यहाँ पे ना माइनस है ना, यहाँ पे माइनस था यदि आपको ध्यान हो तो, सॉरी, तो देयर इज अ माइनस हियर, ठीक है ना, तो ये है, तो ये माइनस रो इधर आके प्लस हो गया और ये वाली टर्म एज इट इज आ गई, तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन आई हमारे पास। हमें तो एल निकालना है ना, हमारा मेन मकसद तो एल है, क्योंकि हमारे पास में वेव फंक्शन जो हमने निकाला है वो यही तो है हमारे पास, ये है, ठीक है, और हमने इसको जब डिफरेंशियल इक्वेशन में रखा तो एक एल में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ये वाली, तो उस एल को निकालना मेन मकसद है हमारे पास, ये एल है क्या, ताकि हम अपना रेडियल सॉल्यूशन निकाल सके। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अब देखो तो एल, अब लेकिन एल जब रखा तो एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप जब पढ़ोगे तो ये लोगरी डिफरेंशियल इक्वेशन से मैच खाती है, कुछ कुछ वो चीज़ हम करेंगे, वो मैं बताऊंगा। तब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, तो वही जैसे मैंने बताया पावर सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे। किसका? पावर सीरीज़ का। ठीक है, तो यदि आपको ध्यान हो, मैंने जब हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ाया था तब भी पावर सीरीज़ का इस्तेमाल किया था, है ना, इससे पहले जो 2-4 हमने लेक्चर किए हैं उसमें भी हमने पावर सीरीज़ का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो पावर सीरीज पावरफुल मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने का, तो समझ में आया? तो टू सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या करेंगे? पावर सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो फंक्शन है ना जो हमें निकालना है ना, तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया तो मान लेते हैं एल ही तो सोल्यूशन होगा इसका, एल क्या? पावर सीरीज़ है, तो के टू द पावर 0 k0 इन्फिनिटी ए टू द पावर के रो की, ये हमने पावर सीरीज मान लिया। ठीक है, समझ में आई बात? कोई डाउट है? अब हम देखते हैं कि ये पावर सीरीज़ का जो सोल्यूशन है किस तरीके से बिहेव करता है नहीं है, क्या है। ठीक है ना, समझ में आई बात? अब देखो तो सॉल्यूशन है या नहीं है कैसे पता चलेंगे? देखो जब सॉल्यूशन होगा तो हमें क्या करना है, इसको उठा के यहाँ रख देंगे ना इस वाली फॉर्म में, तो हमारे पास तो टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा ना। ठीक है, अब देखो तो क्या करना है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है 2 बार और इसमें रखना है ताकि हम पता कर सके एल का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखो एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, के का वैल्यू आ गया k-1 हो गया, सिंपल है। 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, देखो k-1 आ जाएगा, ये होगा। ठीक है, देखो रो की पावर k-1 है तो k का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि रो की पावर 0 है मिनिमम। जैसे यहाँ पे देखो रो की पावर 0 है ना, k = 0 है, तो रो की मिनिमम पावर 0 है, तो यहाँ पर भी मिनिमम पावर 0 कब होगी? जब k की वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे देखो k-2 है ना, तो k-2 कब होगा? जब k का वैल्यू 2 होगा। तो देखो डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा आसान है। देखो ये तो है, ये तो कांस्टेंट होगा, वेरिएबल कोफिशिएंट होगा। एक बार डिफरेंशिएशन करो k आगे आ जाएगा, k-1 बचा। 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, ये कांस्टेंट है और ये k कांस्टेंट है, k-1 आगे आ गया और ये k-2 हो गया, वही चीज़ लिखी हुई है। अब इसको क्लब कर दो डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो देखो इसको उठा के डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख देंगे। देखो रो की वैल्यू तो ये हो गई, ये रो था और ये मेरे पास डबल डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, समझ में आया? ये मेरे पास सिंगल डिफरेंशिएशन हो गया, ये बाहर उसका कोफिशिएंट लिखा हुआ है ना, और ये एल का वैल्यू यहाँ था पावर सीरीज़ में आ गया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने रख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, रो अंदर लेके जाओ, तो देखो k-1 हो जाएगा, देखो k-1 हो गया, है ना, समझ में आया? बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं। देखो l+1 है ना, कॉन्स्टेंट है, तो हमने इसको इसी के साथ लिख लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया। ठीक है, माइनस रो है,
देखो -2 हो गया, और रो जब जाएगा k-1 है तो पावर में एक जुड़ जाएगा तो k बचेगा सिंपली, है ना। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये एज इट इज रखा अभी। अब गौर से देखो यहाँ रो की k-1 है, यहाँ k-1, रो की पावर k, रो की पावर k। तो हमें कंबाइन यदि इन सम को करना है तो इंडाइसेस जो होंगे ना पावर के वो सेम होने चाहिए। तो देखो अब सेम बनाते हैं सबकी सब, हमें तो k 0 से स्टार्ट करना है ना। अब देखो रो की पावर क्या k-1 है ना, तो k-1 को मैं क्या मान लेता हूँ j, तो k की वैल्यू क्या आ गई j+1, है ना। तो देखो k की वैल्यू क्या आ गई, देखो k-1 को j माना, देखो j लिख दिया। अब j किससे स्टार्ट होगा, मेरा 0 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ 0 से आएगा j की वैल्यू, समझ में आया, ठीक है। कोई डाउट है तो ये ध्यान रखना। तो j की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। अब देखो k की वैल्यू क्या है, j+1, तो देखो k की वैल्यू क्या लिखी j+1, यहाँ j+1 रखेंगे तो j आ जाएगा। k का वैल्यू क्या होगा j+1, ठीक है। अब देखो ये है, यहाँ पे क्या k-1 है, तो वही है k-1 को फिर से क्या मान लो j मान लिया, तो देखो सिंपली k की वैल्यू j+1 हो गई, a j+1 आ जाएगा, और ये रो की पावर j, तो j की वैल्यू अब 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। सिंपल है, देखो यहाँ पे देखो k की पावर वो k = 1 है ना। अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, k को सीधा ही j मान लो, तो सीधा j मान देंगे, ये j = 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे देखो k से कुछ नहीं करना, k की वैल्यू 0 ले j ले लिया तो 0 से स्टार्ट हो गया, तो सारा j का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है। और देखो रो की पावर j, रो की पावर j, रो की पावर j, रो की पावर j, वेरिएबल ही तो, और साकिब बाकी क्या है हमारे पास, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये है, तो देखो ये वही टर्म है, मैंने एक्स्ट्रा सोल्व किया हुआ और कुछ नहीं है। देखो फॉर दिस टू होल्ड फॉर ऑल रो, जो कोफिशिएंट होगा इच पावर का वो वैनिश होना चाहिए, सबका कॉमन ले लिया हमने, ठीक है ना, क्या ले लिया कॉमन। अब गौर से देखो ध्यान से, तो ये एक्चुअली में है क्या हमारे पास, देखो j+1 j+1, ठीक है। अब देखो रो की पावर j है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, यदि यहाँ देखो मैं इसको ऐसे लिखूँगा ना, ये मेरे पास हो गया j+1 प्लस के 2l+1, ठीक है ना। और ये मेरे पास क्या आएगा j+1, देखो ये रो टू द पावर j, रो टू द पावर j, रो टू द पावर j, ये सब क्या है वेरिएबल है ना, तो उसको मैंने बाहर लिख लिया, तो ये मेरे पास ऐसे तो आएगा रो टू द पावर j = 0, और ये j = 0 टू इन्फिनिटी। तो ये टर्म जो है ना, ये टर्म मेरे पास क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, तभी तो 0 के इक्वल आएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। अब भाई कोई सम हो रहा है ना, यहाँ कोफिशिएंट है और यहाँ पर कोई वेरिएबल हो गया, तो ये 0 कब आएगा, जब ये कोफिशिएंट 0 होंगे। तो ये सारा जो कोफिशिएंट है ना, देखो j+1 j+1 कोफिशिएंट ही लिखा है मैंने, 2l+1 2l+1 j+1 aj+1, देखो -2 j aj, और ये सारा कोफिशिएंट लिखा, उस कोफिशिएंट को क्या कर दिया 0। देखो aj+1 कॉमन ले लिया, aj+1 कॉमन ले लिया, और बाकी सब उधर लेके गया, aj कॉमन आ गया, ठीक है। अब ये जो है इसको डिनोमिनेटर में लेके चला गया, तो मेरे पास देखो aj+1 आया है, कुछ वैल्यूज़ आई है और ये आया, ठीक है, समझ में। इसी रिलेशन को हम बोलते हैं रिकर्सन रिलेशन। क्या बोलते हैं, रिकर्सन रिलेशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ द पावर सीरीज एल। कोई डाउट है, ठीक है ना। इस पावर सीरीज से ही हम काफ़ी कुछ निकाल सकते हैं। अब देखो मुझे मान लो जब मैं j की वैल्यू 0 रखूँगा, तो देखो 1 और a0 के बीच में मुझे रिलेशन पता चला, ठीक है। जब मैं 1 की वैल्यू 2 रखूँगा, तो देखो मुझे इसके बीच में रिलेशन पता चला। जब मैं 3 रखूँगा, तो देखो a2, इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन पता चला। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो मैं a1 a2 a3 ये वैल्यू निकाल सकता हूँ इस रिलेशन से। तो ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटना नहीं है, ठीक है ना। एक अल्टरनेटिव वे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस की रिकर्सन रिलेशन हम रटने लगे तो बस हो गया काम, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब यदि मैं लार्ज जे के लिए बात करूँ, तो ये रिकर्सन रिलेशन जो है ना, पावर सीरीज से ही तो मिला ये। तो देखो जब जे का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो अब ध्यान से देखो जे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये टर्म तो ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो न्यूमरेटर में 2j बचा। जे का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, ये टर्म ऑलमोस्ट गई खत्म, तो मेरे पास नीचे क्या बचा j+1 है, तो जे ज़्यादा है तो मैं जे लिख सकता हूँ, और यहाँ भी जे ज़्यादा है तो ये आएगा, तो रफली वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/j आएगी, तो फॉर लार्ज जे, ठीक है, समझ में आया। तो ये आ रहा है मेरे पास। अब जब जे की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो ये इनफाइनाइट पावर सीरीज ही तो है मेरे पास, इनफाइनाइट पावर सीरीज है ना, जो हमने मानी थी एल, यही तो माना था हमने, a⁴k रो की पावर k = 0। अब हम यही तो देखना चाहते हैं भाई, फिर ये बाद में k ले लो, j है, j में हमने बदल दिया था इसको कि भैया जब ज़्यादा हो जाती है वैल्यूज़ कोफिशिएंट्स, तो किस तरीके से बिहेव करता है, वही हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो जब j का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है तो ये आ रहा है।
देखने वाली बात है, इसका बिहेवियर है ना जो बिल्कुल किसके जैसा है, e टू द पावर इसके जैसा है। तो देखो e टू द पावर एक्सपोनेंशियल, अभी आपको ये मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, जो e टू द पावर एक्सपोनेंशियल को हम कैसे लिखते हैं, है ना, ये तो होता है x की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल, है ना, जहाँ पे n का वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी होता है, ये तो होता है हमारे पास। तो e टू द पावर रो का क्या होगा, यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 2 रो आ जाएगा और j, और नीचे क्या आ जाएगा, j फैक्टोरियल। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ जो रिकर्सन रिलेशन है ना लार्ज j के लिए कितना है 2 अपॉन j, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक्सपोनेंशियल यदि 2 की पावर रो हो तो उसमें भी यही आता है। कैसे, आप देखो, अब ये है ना मेरे पास, अब देखो जो रेशियो होगा ना सक्सेसिव कोफिशिएंट्स का, तो कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालना, तो देखो aj+1 निकालेंगे, तो देखो 2 की पावर j है, कोफिशिएंट लेना है ना मैं, देखो 2j+1 लिखूंगा और नीचे j+1 फैक्टोरियल आ गया, समझ में। अब फिर डिवाइड करना है, तो देखो 2 की पावर j और ये मेरे पास क्या हो गया, j फैक्टोरियल। तो जब इसको सोल्व करूंगा तो देखो मेरे पास क्या आएगा, 2j से 2j कट गया, ऊपर 2, ये j फैक्टोरियल है ना, तो यहाँ j+1 आएगा, ऊपर j फैक्टोरियल कट जाएगा ना, j+1 फैक्टोरियल j कट गया, तो लार्ज j के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 2j ही तो आ रहा है, जब j की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, यानी ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है ना। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो मेरा ये है ना, ये लार्ज वैल्यू पे कैसे बिहेव कर रहा है, e टू द पावर 2 रो की तरह बिहेव कर रहा है ना भाई। लार्ज j पे ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक्सपोनेंशियल की पावर 2 की पावर रो है, समझ में आया मैं कहने क्या कहा। ठीक है, तो जो ये फंक्शन है एग्जैक्टली ऐसे बिहेव कर रहा है लार्ज ले के लिए, तो हमारे पास सॉल्यूशन अब क्या होगा, अब सॉल्यूशन देखो क्या हो गया, ये तो था, है ना, ये तो हमारे पास इन्फिनिटी के लिए था, ये 0 के लिए था, और फिर ये हमने अभी निकाला था, हम देखना चाह रहे थे, तो ये भी तो सारी चीज़ के लिए वैलिड होना चाहिए। अब ये कितना आया हमारे पास, e टू द पावर 2 रो आया। अब इन दोनों को कंबाइन करके क्या मिलेगा, l+1 और e टू द पावर रो, है माइनस रो प्लस 2 रो, ये आ गया। लेकिन इसको यदि ध्यान दो, जब रो टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा ये टर्म तो ब्लो अप कर जाएगी, फंक्शन फिर इनफाइनाइट आएगा। ये तो सब खेल गड़बड़ हो गया, है ना, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज इट ब्लोज अप एज रो टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो हमने माना था ना, ये इनफाइनाइट माना था, है ना, तभी तो ये ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ये फाइनाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, समझ में आया। तो जो सॉल्यूशन होगा ना, तो रो टू द पावर तो ये जो एल होता है, एल को हम एसोसिएटेड लोगरिथम पॉलिनोमियल बोलते हैं, नॉट एन इनफाइनाइट सीरीज, समझ में, पॉलिनोमियल फाइनाइट होता है, ध्यान रखना। एल जो है ना, एल हमने इसको क्या मान के किया था, पावर सीरीज, कौन सी, इनफाइनाइट पावर सीरीज। बाद में देखा ये तो इनफाइनाइट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो वे फंक्शन को इनफाइनाइट कर देगा। तो इसका मतलब एल क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए कोई, क्योंकि पोलिनोमियल फाइनाइट होते हैं, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो रहा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, अभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, फॉर सॉल्यूशन टू बी फिजिकली एक्सेप्टेबल, यानी बाउंड स्टेट, सीरीज टर्मिनेट ही करनी चाहिए, तभी तो, नहीं तो इनफाइनाइट आ जाएगा। यानी सीरीज कब टर्मिनेट करेगी, यानी एल जो है ना मस्ट बी अ पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल होना चाहिए, ना कि एक इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, समझ में आया। ऐसे भी पहले पिछली चीज़ों में भी तो हमारे पास यही था। तो इसका मतलब है लेट अस अज्यूम दैट द सीरीज टर्मिनेट्स एट सम पावर, है ना। अब हमारे पास देखो, अब यहाँ देखो, ये हमारे पास क्या था, रिकर्सन रिलेशन था। तो रिकर्सन रिलेशन जो है aj+1, है ना, ये कुछ वैल्यू आया a टू द पावर j, इसका न्यूमरेटर यदि 0 हो जाए, है ना, न्यूमरेटर क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी j की कोई ऐसी वैल्यू हो, है ना, j की सम वैल्यू हो जाए, सम वैल्यू हो, है ना, जहाँ पर ये सीरीज क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। नहीं तो आप j की वैल्यू यहाँ रखते रहो, कुछ भी निकाल लो, जे का वैल्यू 10,000 रखो, 12,000 रखो, कुछ भी रखो, इनफाइनाइट रखो, वैल्यू आता ही रहेगा। ये तो इनफाइनाइट है, लेकिन हमें फाइनाइट बनाना है, तो फाइनाइट कब बनेगा, इसका जो न्यूमरेटर है वो 0 होना चाहिए, है ना, समझ में आया। तो अब देखो न्यूमरेटर है कितना इसका, 2j माइनस के रो नोड प्लस के 2l+1 ही है, यही तो है। तो मान लो जे की कोई वैल्यू है, जे की कोई वैल्यू है ना, समझ में आया, उस वैल्यू के लिए टर्म 0 हो जाती है, जहाँ पर मेरे पास रेडियल वेव फंक्शन मिल जाएगा, हमें फाइनाइट होगा ना। ठीक है, तो ये है, तो समझ में आई बात। तो देखो हमारे पास क्या था, ये तो था 2jl+1 माइनस के रो नोड, यही है, ध्यान से देखो, ठीक है ना, ये है ना, देखो 2j + 2l+1 है ना, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो j + l+1 आ जाएगा माइनस रो नोड, समझ में आया। तो j की कोई वैल्यू है ना, जहाँ पे ये टर्म क्या होगी, 0। तो आप देखोगे काफ़ी बुक्स में j मान ले कहेंगे, मान लो j = सम k, मतलब कुछ वैल्यू है जहाँ पे ये मान लो क्या आ गया, 0 के इक्वल आता है, ये रो नोड हो गया। अब देखो l तो हम जानते हैं, l क्या है,
ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है जो 0 1 2 3 होता है। के भी क्या है, कोई नंबर ही है जो 0 1 2 3 हो सकता है। हमने अभी सीरीज में देखा, सीरीज 0 1 2 3 से ही तो स्टार्ट हो रही थी, तो वो यही है। तो ये 0 0 हो सकता है दोनों, ये +1 है, तो यानी ये पूरा एक नंबर ही है। ये क्या एक नंबर है, मान लो ये नंबर 2n है। समझ में आया, क्या है 2n है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब कुछ बुक में तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि कोई नंबर मान लेते, कुछ भी मान लिया, के मान लिया, ठीक है। लेकिन हमने क्या माना है इसको, मान लो भाई जो सीरीज है ना टर्मिनेट कर जाती है, मतलब रो की कुछ पावर आती है, मान लो रो की nr पावर पे 0 हो जाती है, तो जो मेरे पास रिकर्शन रिलेशन थी, यही तो थी रिकर्शन रिलेशन, ठीक है ना, तो न्यूमरेटर 0 होगा, तो ये तो डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया। nr क्या है, हाँ मतलब वही कुछ n की, मैंने n लिया है ना, j की कुछ nr की वैल्यू के लिए ये आ गया, ठीक है। तो n + r + 1 को ही हम क्या मानते हैं, टोटल क्वांटम नंबर मानते हैं, या जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। और ये nr जानते हो क्या है, ये है रेडियल क्वांटम नंबर। क्यों, क्योंकि इसी नंबर पर सीरीज टर्मिनेट हुई और रेडियल वेव फंक्शन मिल गया हमें, इसी वजह से बोलते हैं रेडियल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो काफ़ी बार ना एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, तो ये होता क्या है, तो इस बात का ध्यान रखना। शायद ये BHU में एक बार पूछा गया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मुझसे किसी ने एक बार शेयर किया था, आपको मिल जाएगा। ये एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में एक बुक है, यदि आप ध्यान से देखो, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें भी इस चीज़ के बारे में मेंशन है, या आप कभी सोमरफील्ड एटॉमिक थ्योरी पढ़ो तो उसमें भी, उन चीज़ में भी ये चीज़ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये है, तो n का वैल्यू 1 2 3 हमारा हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया था। तो मेरे पास रो नोड कितना आ गया है ना, ये जो है 2n आ गया, ठीक है। यही एक तरीके से हमारे पास क्वांटाइजेशन कंडीशन होती है। क्या होती है, क्वांटाइजेशन कंडीशन, इसी से हम एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। अब एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो यदि आपको ध्यान हो, हमने रो नोड माना था ना, तो हमारे पास रो नोड क्या था, z μ e⁻² πε0 h² अल्फा, ये था हमारे पास, ठीक है। तो इसको सिंपली उठा के यहाँ रखेंगे, है ना, देखो रख दिया, ये 2n के इक्वल आ गया। अब देखो 2 नीचे आ गया, 4 अल्फा ऊपर चला गया, तो अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल दी, तो अल्फा मेरे पास ये आ गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब हम अल्फा की वैल्यू किस में रखेंगे, इसमें। अब यदि आपको ध्यान हो, मैंने पहले भी बताया था, तो यही तो था हमारे पास, ठीक है ना, 2μ। समझ में आया। तो जब अल्फा का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, देखो अल्फा ये तो आया, तो स्क्वायर कर, देखो -h² μ, अल्फा का स्क्वायर कर दिया सिंपली, ये अल्फा की वैल्यू उठा के रख दी, ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे तो z², ठीक है ना। देखो म्यू ऑलरेडी है, म्यू से म्यू कट जाएगा, तो एक म्यू बचेगा, तो देखो यहाँ पे 16 आएगा, 2 बाहर है 32 हो जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना, समझ में आया। तो यदि यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये एच कट में लिखा हुआ है, यदि में एच कट हमारे पास h/2π होता है ना, तो यहाँ पर वो वैल्यू रखेंगे, तो सिंपली मेरे पास एक्सप्रेशन किस में बदल जाएगा, ये। तो यही फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यही होता है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, 8ε0 h² n², समझ में आया, ठीक है। म्यू क्या है यहाँ पे, रिड्यूस्ड मास है। तो थस वी ऑब्टेन द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम विच डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पे m क्या है मेरे पास, रिड्यूस्ड मास ही तो है, तो रिड्यूस्ड मास मेरे पास क्या होता है, यही तो होता है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो यदि मैं फॉर इनफाइनाइटली हैवी न्यूक्लियस की यदि बात करूँ, ठीक है ना, तो हैवी न्यूक्लियस के केस में देखो क्या होगा, यदि आप ध्यान से देखो, तो हैवी न्यूक्लियस में ये, इसको देखो मैं ये लिख सकता हूँ, हैवी न्यूक्लियस के केस में ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो मेरे पास जो रिड्यूस्ड मास होगा वो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल आएगा, है ना। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा जनरल, उसके बाद इन हैवी न्यूक्लियस के केस में, तो मैं क्या लिखूँगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e⁻⁴ 8ε0² h² n² z², ठीक है ना, समझ में आई बात, ये बन गया। अब ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, अब ये सारा कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो जब स्टैंडर्ड इसमें रखेंगे तो मेरे पास ये कितना आता है 13.6, ये क्या है z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ में आया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। अब आपसे Li2 पॉजिटिव का दे दे, तो लिथियम के लिए आपको पता होना चाहिए ना, z का वैल्यू 3 होता है, ये भी तो एक हाइड्रोजन लाइक एटम ही है, तो अब यहाँ z का वैल्यू यहाँ पे 3 रख सकते हो और निकाल सकते हो। हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू 1 रख दो, तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना, कोई डाउट है। दूसरा, अब देखो और इसको ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या, अब देखो जो 13.6 है ना, मैंने इसको माइनस के z² n², 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको मैंने क्या लिखा, r, रिडरबर्ग में लिख दिया। अब मैंने, अब ध्यान रखना, ये 1 जो रिडबर्ग है, ठीक है ना, किसके इक्वल होता है,
15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है ना। ये यूनिट है, ध्यान रखना, है ना। एक रिडरबर्ग कांस्टेंट होता है हमारे पास, क्या होता है, रिडरबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। उसको हम किससे लिखते हैं, आर से। तो हैवी न्यूक्लियस के लिए रिडरबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, हैवी न्यूक्लियस के लिए रिडरबर्ग कांस्टेंट हमारे पास ये होता है, ठीक है ना। तो ये तो आप एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में बहुत चीज़ें आपको मिल जाएंगी ना, इसको बहुत आगे सोल्व किया जा सकता है। फाइनाइट न्यूक्लियर मास, इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास, है ना। तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, आप वहाँ पे देख सकते हो। लेकिन जो मेन मोटो था हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में जो पढ़ने का आज, वो हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब देखो एनर्जी तो हमने देख ली, अब हमारा जो मेन काम है वो क्या है, रेडियल वेव फंक्शन निकालना। प्रॉपर रेडियल वेव फंक्शन क्या है, ठीक है ना। तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।